हमने कल फ्रंट तक कर लिया था ना। आगे अब आते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, दो तरीके के चक्रवात होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है तुम्हारा बहिरुष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, यानी कि कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर तरफ, है ना। जैसे ये मान लो अर्थ है, ये भूमध्य रेखा, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा है क्या? ये है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मतलब होता है कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हो जाएगा बहिरुष्ण, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक। जो चक्रवात इस वाले क्षेत्र में होंगे, भाई आज बोर्ड तो बड़ा सही चल रहा है, क्या वो बना है क्या? जो क्षेत्र इधर वाले में बने, मतलब जो चक्रवात इधर वाले में चलेंगे वो हो जाएंगे क्या? बहिरुष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और जो इसमें चलेंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना। तो बहिरुष्ण कटिबंधीय और ये क्या हो गए? उष्ण कटिबंधीय। दो तरीके के चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अंतर क्या है दोनों में, हम ये थोड़ा सा देख लेते। ठीक है, चक्रवात जानते हो क्या है ना। अगर हवा बड़ी तेज गति से घूमने लगे गोल गोल, वो एक तरीके से चक्रवात होता, ठीक है। अब हमें पता है कि पिछली क्लास में हमने फ्रंट के बारे में पढ़ा था। फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है क्या? हवा के दो मास अलग अलग टेम्परेचर के, एक गरम और एक ठंडी, ये दोनों जब आपस में जिस जगह टकराते हैं वह क्या होता है? फ्रंट कहा जाता है, या उसे हिंदी में हम कहते हैं वाताग्र, ठीक। जिसमें कि गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, ठंडी हवा नीचे की। अब इसकी वजह से ये जो, अब दोनों हवा तेज चल रही हैं, अब गर्म हवा जैसे ही और ये इधर ठंडी हवा, ये दोनों आपस में टकराई, गर्म हवा ऊपर गई तेजी में और ऊपर से जा करके अगर गोल 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 घूमने लगी, तो उस प्रकार के चक्रवात को हम कहेंगे क्या? बहिरुष्ण कटिबंध, ठीक। तो ये याद रखना, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये हमेशा इनकी उत्पत्ति जो होती है वह वाताग्र की वजह से होती है। किसकी वजह से? यानी कि फ्रंट की वजह से इनका ओरिजिन होता है, ठीक। तो इसमें हमें क्या देखना है कि मध्य तथा शुरू, हमें देखना है कि मध्य तथा उच्च अक्षांशों के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो चक्रवात होते हैं वह हमें क्या कहे जाएंगे? वह एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या बहिरुष्ण कटिबंधीय कहे जाएंगे। अब देखो, भिन्न, अब पहले हम उष्ण कटिबंधीय समझ लिए और उसमें फिर हम अब कटिबंधीय देखेंगे, कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वाला देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय, फिर हम दोनों में अंतर समझेंगे, दोनों में अंतर। अच्छा, अब देखो,
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं दूसरे प्रकार के, जो पहला तो हमने वो वाला बता दिया, वाताग्र वाला, फ्रंट वाला। अब ये आया है आपका उष्ण कटिबंधीय, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी तुम न्यूज में सुनते हो कि ये चक्रवात आ रहा है, वो चक्रवात आ रहा है, वो सारे चक्रवात ये वाले हैं उष्णकटिबंधीय। अब देखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह, जैसे हमने देखा पिछला वाला, वह का फॉर्मेशन या उसकी ओरिजिन कैसे हो रही थी, वाताग्र की वजह से। यहां पे केस अलग है। यहां क्या होता है कि अगर मैं तुमको दिखाऊं, देखो ये वो दिखा रहा है, ये ऊंची हवा, ये शीतल वायु नीचे है, गर्मी वाली गर्म वायु ऊपर है। शीतल वायु घुमा दिया इसको, और इस वजह से यहां पर एक हरिकेन, पेज नहीं, देखो ये समुद्र है, समुद्र का पानी हुआ क्या, गर्म, ठीक है। जब समुद्र का पानी गर्म हो रहा तो वहां की जो हवा है, समुद्र के जस्ट ऊपर की जो हवा है वह भी गर्म होगी, पानी गर्म है। गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, और फिर वह ऊपर जाती है गर्म हवा, और ऊपर जाकर के जो हवा है वह ठंडी होती है, और तो बारिश होती है। ये होता है पूरा प्रोसीजर। जहां भी हवा उठेगी वहां बारिश होगी। अब यहां क्या होता है कि मान लो यहां की पानी ये वाला गर्म हो गया है। अब ये पानी जो है यहां की हवा को भी गर्म करेगा। तो इस एयर की हवा है वो मान लो यहां से चलते हुए आ रही हैं सब, और यहां आके गर्म होके धीरे धीरे वो ऊपर उठेंगे, ठीक है, ऊपर उठेंगे। उसी प्रकार इधर से भी हवा आ रही है, और वह क्या करेगी, ऊपर उठेगी। दोनों हवाएं ऊपर उठी। अब ये जैसे ही हवा ऊपर उठ रही है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हवाई ऐसे आ रही है और ऐसे उठना शुरू हुई। अब जैसे ही ये ऊपर उठना शुरू होगी, इसके ऊपर फिर से कोरियोलिस बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, कोरियोलिस बल, ठीक है। अब जब कोरियोलिस बल लगेगा तो अगर उत्तरी गोलार्ध में है, तो किस दिशा में बल लगेगा, राइट साइड में, ठीक है। अब क्या होता है कि अच्छा ये चीज बताना मुझे, दो तीन चीजें बताना। यहां से हवा आई, यहां से हवा आई, यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, ये वाला क्षेत्र गर्म है। यहां पे कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर की हाई प्रेशर, लो प्रेशर। क्यों, हवा ऊपर नहीं चली गई, यहां पे गर्मी है, जहां गर्मी रहेगी वहां प्रेशर कितना रहेगा, नीचे, दो, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा लो प्रेशर, मान लो ये वो क्षेत्र है। अब हवा हमेशा लो प्रेशर से किधर की तरफ जाती, अरे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये ऐसे आया, हवाएं यहां पर आएंगी इधर से, अगर ये उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होंगी, राइट साइड में। मैं इस पॉइंट को ऐसे बना दिया हूं, तुम ऊपर से देख रहे हो इसको,
यहां से आंख तुम्हारी अब यहां पे है, आंख तुम्हारी ये है ऐसे, और तुम ये ऊपर से अब नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये तुम्हें लो प्रेशर वाला क्षेत्र दिखा। अब क्या होगा कि तुमको पता है कि कोरियोलिस बल जब काम करेगी, यानी कोरियोलिस फोर्स जब काम करेगी, तो अगर उत्तरी गोलार्ध में तो किस दिशा में, दाहिने। तो ये हवा ऐसे जाने की बजाय कुछ ऐसे जाएगी अब, ठीक है, राइट साइड में घूम, ये वाली ऐसे घूम गई, ये वाली जो हवा है इधर जाने की जगह ये ऐसे अब जाएगी, ये वाली हवा थोड़ा सा ऐसे जाएगी, जाएंगे सब लो प्रेशर में, लेकिन अब थोड़ा सा घूम के जाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा बल काम कर रहा है, कोरियोलिस। ये हवा ऐसे सब दाहिनी तरफ शिफ्ट होंगी हल्का हल्का। तो तुम देख रहे होगे कि एक तरीके से चक्र जैसा बन रहा है, बन रहा है ना, क्योंकि जो हवा है वो अगर सीधे सीधे अंदर चली जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये क्या है, ये नाच करके जा रही है, तो गोल घूम करके। तो अब बात समझना, यहां की हवाएं स्ट्रेट जाने की जगह ऐसे जा रही हैं, पहले तो दाहिनी ओर से घूम के, ठीक। दूसरा, यहां की हवा गर्म भी है, गर्म है ना, तो ये ऊपर भी उठ रही है, तो ये गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठेगी। बात समझ गए? और जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जा करके, और ये फिर क्या होगी, ऊपर जाके ये ठंडी हो जाएगी, और ये हवा यहां से बाहर जा रही है, ठीक है। अगर यहां से हवा बाहर जा रही है, यानी इस जगह से हवा अगर इधर जा रही है, तो यहां पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। समझ गए ना, क्योंकि यहां से हवा बाहर जा रही है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो यहां पर हमें जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर। और इसी को, और अब ये घूमते घूमते अब एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है ये चक्रवात। अब बात यह है कि सर फिर अगर ये चक्रवात मान लो एक बार बन गया, तो इसको वो एनर्जी कहां से मिल रही है कि ये इतनी देर तक बना हुआ है। मान लो एक बार बना, खत्म हो गया, लेकिन इसको वो फिर एनर्जी कहां से मिल रही है, ये इतना बड़ा हो करके और एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो बताओ वो एनर्जी कहां से मिल, समुद्र का जो पानी गर्म है, जो समुद्र का पानी गर्म है ना, वही इसको एक तरीके से क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। जैसे पहले की रेलगाड़ी भाप से चलती थी ना, हाँ, तो ऊर्जा के रूप में क्या काम में आता था, भाप। जब तक भाप उसको सप्लाई हो रही है तब तक वो गाड़ी चलेगी। उसी तरीके से समुद्र का ये पानी जब तक गर्म है तब तक इसको मिलता रहेगा, और ये जितनी देर तक समुद्र पर रहेगा, भाई समुद्र का पानी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का गर्म है और 2 मीटर बाद ठंडा है, ऐसा है नहीं, पूरे क्षेत्र में बड़ा होता है, पानी गर्म होता है। तो ये क्या होगा कि जितनी देर तक ये समुद्र पर रहेगा इसको अंदर से ताकत मिलती। अच्छा, मान लो ये समुद्र से और जमीन पे चला गया तो क्या होगा, क्यों, वहां पर इसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाए। बात समझ ना, भाप का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा तो इसमें हम ये देखें कि जो बहिरुष्ण कटिबंधीय हैं ये हमेशा पानी के ऊपर बनेंगे। कहां बनेंगे, समुद्र में बनेंगे। इसलिए तुम जितने भी क्या कहते हैं कि चक्रवात हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी निसर्ग और कई सारे अभी आए थे, कौन आया था सबसे हम्म 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 तो जितने भी चक्रवात हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो क्षेत्र है, हम लोग जहां पर रहते हैं, से क्या कहते हैं हम लोग उसे, हम लोग ये बहिरुष्ण का नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय का है।
ठीक है ना। बहिरुष्णवाला तो फ्रंटल होता है, वो तो हवा हवा में बन जाएगा, लेकिन यहां पर उष्ण वाले में हम लोगों का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए हम लोगों का जो भी हम लोगों को चक्रवात देखने को मिलेंगे वो हमेशा इस प्रकार के होंगे। तो इनकी ओरिजिन कहां पे होगी? समुद्र में होगी। फिर और जैसे ही ये टहलते 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 आकर के और कभी मारेंगे कि सुनामी के रूप में अटैक मारेंगे, या हमारे किसी तट से आकर के टकराएंगे। जैसे ही ये तट से आकर के टकराए, है ना, जैसे ही ये तट से आकर के टकराए, थोड़ी दूर अंदर जाने पे इनको ईंधन मिलना बंद हो जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ये टकराएंगे ना, उसी में काम भर का डैमेज दे देंगे। ठीक है ना। तो ये था हम का ये सॉरी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देख लो, देखो उष्ण कटिबंधीय वाले में हमको थोड़ा सा जो दो तीन चीजें याद रखनी है जगह जगह पर किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक, हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून नाम है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये है आपका चक्रवात। अब देखो इनकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए, हमें क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनके में ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि एक बृहद समुद्री सतह, लिख लो लिख लो आराम से। अब देखो, उत्पन्न होने के लिए, यानी कि जो तुम्हारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, इनको उत्पन्न होने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है ना। पहला चीज इनको रिक्वायरमेंट है क्या, कि इनके एक बहुत बड़ी समुद्री सतह चाहिए, जहां पर ये जहां का तापमान जो हो वह कितना हो, 27 से अधिक हो। ठीक, दूसरी चीज क्या है, कोरियोलिस बल होना, ऊर्धा ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना, और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी वजह से कटिबंधीय बात बनते हैं। ठीक है, अब थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो जो है ना, तो देख लेते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, और टार्नेडो, जिसे कि तड़ी तझंझा व टॉर्नेडो, थंडर स्टॉर्म और, तो थंडर स्टॉर्म क्या है? थंडर स्टॉर्म कन्वेक्शन, गर्मी के दिनों में हमें देखने को मिलता है। कन्वेक्शन पता है ना, कन्वेक्शन क्या होता है?
गर्मी का एक स्तर से जगह तक जो ट्रांसफर होता है उस लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एडवेक्शन था, जो कि कन्वेक्शन हिंदी में तुमको पता होगा, सॉरी, संवहन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत कुछ इसमें समझने वाला नहीं है कि लोकल क्या है, कि जैसे ऐसे जैसे साइक्लोन जो हमने चक्रवात देखा, तो ये एक बहुत बड़े लेवल का चीज, बहुत बड़ा विशाल का है। ये जो होते हैं टॉर्नेडो या थंडर स्टॉर्म जो होते हैं उसी तरह होते हैं, लेकिन इनका एक तो इनकी साइज छोटी होती है, दूसरा ये लोकल होते हैं, तब एक क्षेत्र में ही ये तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी इनका कैरेक्टर, अब इसका जो सारा रख दिए, देखो तड़ित झंझा की विशेष उष्ण वायु का प्रबल विशेषता जो है इसका, वह है क्या कि उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है पहला, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, हवाएं ऊपर जाती हैं, आकार बढ़ेगा, और ये अधिक ऊंचाई तक जाने पर इनके कारण क्या होगा, वर्षा होगा, बिजली चमकेगी, ठीक है। इसी तरीके से टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो में क्या होता है, केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं, इस घटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, समुद्र पर टॉर्नेडो को जलस्तंभ या वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ये दो चीजें हैं डेफिनेशन के, मतलब एक तरीके से ये समझो चक्रवात का ही रूप है, उसका नाम जगह पे बदल करके, और थोड़ा बहुत वो कम विनाशकारी होते हैं चक्रवात की तुलना में, ये थंडर स्टॉर्म और आपका टॉर्नेडो ना कुछ समझने जैसा नहीं। वायुमंडल में जल देखते हैं कि वायुमंडल में जल, सबको पता है कि वायुमंडल में जल होता है। इस कमरे के अंदर कम से कम 10-12 बाल्टी पानी तैर रहा है, लेकिन किसी मतलब हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी एसी चलाओ तो पानी गिरता है ना, वो पानी कहाँ से आ रहा है, ये जो ग्लास है, ग्लास के बाहर पानी जम रहा है ना, ये पानी कहाँ से आ रहा है, अंदर से, ग्लास के अंदर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कमरे में ही से आ रहा है। अब देखो वाष्पीकरण तरह संघनन क्या होता है, तो वाष्पीकरण होता है क्या कि जब हम वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, अगर वाष्पीकरण का मतलब है क्या कि पानी को गर्म करें ताकि वह किस में बदल जाए, वाष्प में, यानी वेपर में बदल जाए। अब जिस तापमान पर, ये याद रखना, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे तुम एक पतीला लो, उसमें पानी रखो और उसको गर्म करना शुरू करो, इस टेम्परेचर, अब उसको गर्म कर रहे हो तो वो उसको नीचे से हीट दे रहे हो ना, तो जिस हीट पर या जिस टेम्परेचर पर पानी जो है वह उबल करके और भाप बनने लगे उसे क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशेषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ठीक है ना। अगर पानी गर्म है, अब सॉरी, हवा अगर गर्म है, ठीक है,
तो हवा अगर गर्म है बेटा, तो अब मान लो जैसे ये एयर है, उसके ये एयर के अंदर, हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के, वो ऐसे हैं एकदम नजदीक। अब इसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो कुछ भी हो। अब हमने इस हवा को अगर गर्म किया, हमने इस हवा को क्या किया, गर्म किया। जब हमने गर्म किया तो अब ये हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और थोड़ा दूर दूर हो गए। जब भी कभी ये बताओ, सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है, और गैस गैस क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच दूरी सॉलिड में बहुत कम होती है, ठीक है ना, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं दो मॉलिक्यूल, तो इसकी वजह से वो सॉलिड होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में थोड़ा और दूर होते हैं। अब यानी कि अगर हम उस गैस को जो जिसमें दूर दूर हैं, अच्छा, लोहे को खूब गर्म करो, पिघल जाएगा, लिक्विड हो गया, यानी कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसे कहते हैं, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो कि दो मॉलिक्यूल को आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब अंतर मॉलिक्यूल, तब दो मॉलिक्यूल के बीच। अच्छा, लोहे को गर्म किया, लिक्विड हो गया, यानी कि उसके बीच जो डिस्टेंस थी, या कहो कि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, बल था, वो कम हो गया या खत्म हो गया, तो वो मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो वो लिक्विड हो गया, लोहा पिघल। गर्मी दिया तो गर्मी देने पर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जा रही है। उसी तरीके से अगर हवा गर्म होगी, वो हवा के दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बीच में आ गया क्या, जगह, बीच में जगह मिल गई। अब यहां पे क्या होगा कि ये हवा जो है, ये अपने साथ, अपने अंदर पानी के वेपर को भी रख सकते, यानी वाष्प, वाटर वेपर जिसे कहा गया, समझ रहे हो। ये मॉलिक्यूल पानी के जो वेपर थे, जो भाप था, वह मॉलिक्यूल यहां फिट होना मुश्किल था क्योंकि जगह नहीं थी। जब हवा गर्म हुई तो ये अपने साथ, ठीक। अब एक समय, अब ये भाई गर्म हवा है, अपने साथ खूब पानी भरे जा रही है, भरे जा रही है, भरे जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी भी औकात खत्म हो जाएगी कि और पानी के मॉलिक्यूल को अपने अंदर हम रख पाए, ठीक है, समझ रहे हो। उस पोजीशन को कहते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक। क्या कहते हैं, और अगर अब इससे इस जब पोजीशन पे पहुंच गई हवा गर्म, अब जैसे ही इसके अंदर, और जैसे ही ये हवा थोड़ी सी ठंडी हुई, ये जितना पानी अपने पास रखी थी सब बारिश के रूप में आपको, तो पानी से भाप बनना कहते हैं वाष्पीकरण, और भाप से पानी बनना कहते हैं क्या, संघनन या कंडन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हवा में जल को अवशोषित करने या धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसीलिए तुम देखे होगे कभी कभी खूब गर्मी होती है तो उसके बाद बारिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में हवा गर्म हुई, इतना एटमॉस्फेयर में पानी है, सबको कलेक्ट किया, फिर बरस गए, ठंडे हो। स्पेस में क्या मतलब?
स्पेस में पानी नहीं रहता है, यही तो खोज रहे हैं, यही तो खोज रहे हैं ना। देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें कई सारी थ्योरी दी गई, ठीक है ना। कुछ ने कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान था, ब्रह्मा जी ऐसे सोचे और बन गए, आदमी बन गए। जैसे ये क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है, मुर्गी पहले आई कि अंडा, है ना। तो क्वेश्चन ये साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड। तो सब लोग अब उसमें अपना अपना ज्ञान लेकर के आ गए। कोई कहा कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा ने सोचा और धरती बन गई, आदमी बन। तो उसी में से साइंटिस्ट थे दो, जिनका नाम था ओपेरिन और हेल्डेन, ओपेरिन और हेल्डेन। तो देखो, जीवन के उत्पत्ति के दो तरीके बताए गए। एक बताया गया क्या, कि जो जीवन है यह किसी जीवित वस्तु से आया है। मतलब हम अगर जीवित जीवन है हमारे पास, तो उसका रीजन यह है कि हमारे पेरेंट्स जीवित होंगे तभी हम जीवित हुए, है ना। अगर पेड़ से, मान लो आम का पेड़ है, उससे अगर दूसरा आम का पेड़ बन रहा है, इसका मतलब वो दोनों आम के पेड़ जीवित होंगे। इस प्रकार के इवोल्यूशन को कहा गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना। दूसरा प्रकार का इवोल्यूशन जो था, यानी कि इवोल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, क्या कहेंगे उसे, क्रमिक विकास, या ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुआ जीवन। दूसरे जो थे वह थे केमिकल। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, दूसरे था केमिकल इवोल्यूशन। इनका मानना यह था कि जो लाइफ है वो लाइफ आई है नॉन लिविंग मटेरियल। कैसे, कि शुरुआती समय में जब पृथ्वी बनी, है ना, तो उस समय पृथ्वी पर कई सारी गैसेस थी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, ऑक्सीजन जो थी फ्री ऑक्सीजन, जैसे अभी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसमें नहीं थी। उस समय वाटर वेपर के फॉर्म में थी। जैसे वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, उसमें O है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीजन थी, खुली हुई नहीं थी। अमोनिया थी, मीथेन थी, कई सारी गैसेस उस समय हमारे। तो वो गैसेस भी, मान लो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, वाटर है H2O, ठीक है, अमोनिया है NH3। अब ये क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना है ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना दी है, मीथेन बना दी। तो जो इवोल्यूशन जो ये बताए कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, रासायनिक क्रिया से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। ये कहा कि पहले एटम यानी जो परमाणु थे वह आपस में मिल करके क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स जो थे, कुछ बने ऑर्गेनिक और कुछ बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कहते हैं जिसके अंदर कार्बन हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन न हो। फिर उन्होंने कहा कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए तो वो फिर आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाए। अब वो कंपाउंड जो था, वह कंपाउंड हमारे जो सेल है ना, सेल है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है, उसकी तरह का वो कंपाउंड बना। और फिर धीरे धीरे वही ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिविंग सेल में बना। और फिर वह सेल से क्या हुआ,
टिश्यू बनी, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना। हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, कई सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, और कई सारी टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, जैसे कि हाथ। ठीक है ना। तो ये था नॉन लिविंग वाला हिसाब किताब। ओपेरिन और हेल्डेन ने यही नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट किया था। आप समझ रहे हो ना कि हम किस बात में बता रहे थे ये। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, टाइम एक बार मुझे बता। अब देखो, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन समझ गए हो ना। अब देखते हैं क्या, ड्यू। ठीक। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा कि मैंने तुमको लोगों को बताया कि जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो रात भर में जमीन मान लो ठंडी हो गई खूब। ठीक है, अब जमीन की सतह क्या है, ठंडी है, और एक गर्म हवा ऊपर से मान लो बही के ऊपर से, तो ठंड पाते ही वह गर्म हवा क्या होगी, ठंडी होगी। जैसे ही वह ठंडी होगी तो उसके अंदर का जो पानी है वह क्या होगा, उस जमीन के ऊपर बैठने लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओस। सुबह सुबह हमें ओस देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, अगर कंडेंसेशन यानी संघनन की क्रिया अगर 0 डिग्री के नीचे हो रही हो, मान लो जो सरफेस है जहां पर संघनन होना है उसका तापमान 0 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा, वहां पर हमें जो ओस है, मान लो ओस की बूंद है, ओस की बूंद लिक्विड होती है ना। जो धरती का टेम्परेचर है ये 0 नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा कि जो टेम्परेचर है धरती का वो 0 हो गया है या उससे भी नीचे चला गया है ना। अब अगर वहां पर कंडेंसेशन होता है या ऐसे वातावरण में कंडेंसेशन हो रहा है जहां का टेम्परेचर 0 से कम है, तो अब जो पानी की बूंद है वह पानी की बूंद नहीं बल्कि बर्फ बन जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉस्ट कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे हम। ठीक है। अब कोहरा, कोहरा क्या है, कोहरा कभी कभी यह है कि ठंड के दिनों में, ठंडी के दिनों में हमारे वातावरण में जो पॉल्यूशन होता है ना, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होंगे, धूल के कण, वो हवा में तैर रहे हैं। उन्हीं धूल के कणों के ऊपर ही क्या होगा, आ करके और पानी बैठने लगेगा छोटे छोटे बूंदों। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोहरा या कुहासा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बहुत, ये तुम लोग पढ़ोगे खुद से तो खुद भी समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे जो हमारे धूल के कण होते हैं के ऊपर क्या होगा, जब कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी तो वहां पर एक तरीके के बादल नुमा संरचना बन जाती है, तो उसे हम लोग कोहरा कहते हैं। अब बादल देखो, बादल के कई प्रकार हैं, ये याद रखना है। एक प्रकार है पक्षांभ मेघ, जिसे कि साइरस कहा जाता है। ठीक, ये हमेशा याद रखना है कि जो साइरस क्लाउड होते हैं या पक्षाभ मेघ जो होते हैं, यह हमेशा 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेंगे, है ना। तो ये क्या है, इनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे होगा। ठीक, इन्हें, ठीक है,
अब इनकी पहचान कैसे होगी? तो ये पंख के समान प्रतीत होते हैं। किस समान प्रतीत होंगे? पंख के जैसे, पंख के समान। और हमेशा किस रंग के रहेंगे? तो जो तुम देखते हो कि खूब ऊंचाई पे सफेद सफेद बादल हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पक्षाब मेघ या साइरस कहा जाता है। दूसरा क्या है? कपासी मेघ यानी कि क्यूमुलस। अब नाम ही में क्या है, तो किसकी तरह दिखेगा? कपास की तरह। तो यह मेघ रुई के समान दिखते हैं। इनकी हाइट क्या है? 4 से 7 किलोमीटर तक। ठीक, इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। और चपटे आधार वाले, मतलब ऐसे बादल देखो जिनका की बेस चपटा हुआ है, तो वह कौन से होंगे? कपासी मेघ, जो रुई की तरह दिखते हैं। उसके बाद है स्तरीय मेघ। अब स्तर यानी कि कई लेवल। तो जिस बादल के अंदर बहुत सारे हमें क्या स्ट्रेटस देखने को मिलेंगे, उन्हें हम स्तरीय मेघ कहेंगे, जिसमें कई सारे हमें परतें देखने को मिलेंगे। नहीं, ये बनते हैं कहां, कैसे बन रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। और जगह निश्चित रूप से अब मानसून वाले जो बादल हैं वो ध्रुव पे नहीं बनेंगे। जगह भी और पूरा वातावरण। बात यह है कि कहां बन रहे हैं, ये नहीं है। मतलब है कि आप जब बादल को देख रहे हो तो देख के कैसे बताओगे कि कौन सा बादल। ठीक है ना। स्तरीय मेघ में हमें क्या देखने को मिलेगा? परतदार बादल, कई सारी परतों में हमें देखने को मिलेंगे, और ये आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले हुए होते। ठीक। अच्छा, वर्षा मेघ यानी कि निम्बस, नाम ही है क्या इसका? वर्षा मेघ। तो बारिश जब आएगी तो बादल का रंग क्या होता है? काला। तो इस समय में वर्षा मेघ बनते हैं, यानी कि इन्हें निम्बस कहा जाता है। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ठीक है ना। ये 4000 7000 वाले नहीं है। ये एकदम जब बादल बारिश वाला आता है तो लगता नहीं बादल एकदम नीचे तक आ गया है, तो ये नजदीक तक बनते हैं। सूर्य के किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी। बादल अगर बारिश वाला घेर ले तो अंधेरा सा हो जाता है। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि यह सतह को छूते हुए प्रतीत होते। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होती है। और ये था आपका, ये देख लो चित्र 1 है वगैरह है। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन ये होता है बेटा कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, में समझ बारिश का। अब बारिश में क्या है? तो बारिश कई प्रकार से होती। पहली है संवहनीय वर्षा, यानी कि कन्वेंशनल रेन। ठीक है। अब संवहनीय रेन क्या होती है, कन्वेंशनल रेन क्या होती है, जो मैंने आपको बताया। गर्म हवा है, मॉइस्चर लेडन, मतलब मॉइस्चर उसके अंदर खूब भरा हुआ है। मॉइस्चर मतलब पानी का भाप। गर्म हवा मॉइस्चर लिए हुए समुद्र के ऊपर से पानी उठा रही है भाप के रूप में, गर्म हवा, वो गई ऊपर। ठीक है। ऊपर जाएगी, मैंने तुमको क्या, वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी। ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी। ठंडी जब होगी हवा तो जितना पानी ऊपर है वो क्या करेगा? नीचे गिरेगा। इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं? यानी कन्वेंशनल रेन। नॉर्मल जो बारिश होती है, जैसे गर्मी के दिनों में अपने यहां होता है, गर्म हवा चलेगी, ठीक है, सारी पानी जो वातावरण में है उसको लेकर के ऊपर जाएगी, फिर जब ठंडी होगी तो तुरंत बारिश वहां हो जाएगी। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, यानी ओरोग्राफिक रेन। अब ओरोग्राफिक रेन क्या होता है बेटा? तो ओरोग्राफिक रेन में क्या होता है कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक। अब यहां से पहाड़ में इस जगह से हवा ऊपर की तरफ जा रही है। हवा चली, टकराएगी पत्थरों से तो ऊपर की तरफ चढ़ेगी।
और मैंने तुमको बताया कि जहां हवा ऊपर जाएगी वहां वर्षा होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा गर्मी ठंडी की वजह से नहीं, हवा चूंकि ऊपर की तरफ चढ़ती है तो यहां पर हमें प्रकार की वर्षा देखने को मिलेगी, उसे पर्वतीय वर्षा कहेंगे। हमेशा याद रखना, हवा जहां भी ऊपर की तरफ जाएगी वहां बारिश होगी, ठीक है ना। इसीलिए तुम देखोगे कभी भी हिमाचल में या शिमला में चले जाओ तो वहां पर कभी भी बारिश हो जाती है, तुरंत बारिश होगी, तुरंत रुक जाएगी, फिर तुरंत बारिश। क्यों? क्योंकि वहां पर्वतीय वर्षा हो रही है। हवाएं जो हैं वह उन वैली में से, यानी उन, क्या कहते हैं वैली को हिंदी में, घाटी। हवाएं उस घाटी से बहती हैं और बहते बहते कहीं पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ गई जोर लगा के, तुरंत बारिश हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं? अच्छा, चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा। अब फ्रंट क्या होता है? हाँ ठीक है, अब मान लो ये एक हवा है, ये हवा है ठंडी, ठीक, और ये हवा है गर्म। ये दोनों आपस में अगर मिली तो ऊपर की तरफ कौन जाएगा? गर्म है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब मैंने बोला जैसे ही कि जैसे ही ये हवा ऊपर की तरफ गई और हवा जहां ऊपर गई वहां क्या होगी? बारिश होगी। तो उस प्रकार की वर्षा को क्या कहेंगे हम लोग? फ्रंटल वर्षा। समझ गया? साइक्लोनिक रेन, वही जो हमने साइक्लोन में तुमको बताया कि हवाएं गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर गई तो बारिश। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि जहां पर भी एयर ऊपर की तरफ उठेगी वहां बारिश हो। ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। अब ये संसार में वर्षा का वितरण है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी खत्म। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे जो कि है हमारा क्या? वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? अरे ये चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा चैप्टर है? 11वां है ना? 11वां कोई मतलब नहीं है। 11वें से कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 11वां जबरदस्ती। 11 के बाद 12 महासागरीय जल। इसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज वाले में जो 11वां है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा दूंगा। कुछ है उसमें ग्रीन हाउस गैस वगैरह है, वो हम करा देंगे। उसके बाद तुम्हारा वाटर है, ओशन, और फिर मूवमेंट ऑफ ए ओशन वाटर, कल 11-12 करवाएंगे, ठीक है।